एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, फैक्टरिंग इन द रिस्क इसका टाइटल है। ये आर्टिकल इस चीज़ को डिस्कस करेगा कि उत्तराखंड में और माउंटेनियस रीजन्स हैं जो हिमाचल के, वहाँ पे हर साल बाढ़ की घटनाएं ज़्यादा क्यों हो रही हैं, क्यों इतनी भारी तबाही हर साल हो रही है। चलिए शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। अब देखो, पढ़ना नहीं है, खाली इसको पढ़ते पढ़ते ग्रामर वोकैबुलरी को अलग से ध्यान देना है। जो आप सीखेंगे इस क्विज़ पे अप्लाई करना। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्लास को मन से लो और फिर 5 में से 5 मार्क्स को स्कोर करो। शुरू करेंगे क्लास को, सॉल्यूशंस लास्ट में करवाता हूँ। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है फैक्टरिंग इन द रिस्क। देखिए, रिस्क का मतलब होता है जोखिम, और फैक्टर इन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंसीडर कर लेना अपनी कैलकुलेशन में। जैसे आप घर से निकले, आपका रास्ता है 10 मिनट का, लेकिन आपने देखा कि शाम के 7 बज रहे हैं और ट्रैफिक होगा, तो आप घर से 15 मिनट पहले निकले, क्योंकि अब ये 5 मिनट ट्रैफिक के जो है ना, आपने फैक्टर इन कर लिए हैं। आ रही बात समझ में? किसी चीज़ को अपनी कैलकुलेशन में ले लेना, किसी चीज़ को टेक इनटू कंसीडरेशन करना ही फैक्टर इन कहलाता है। कह रहे रिस्क को भी हमें फैक्टर इन करके चलना है। पहाड़ी एरिया में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी जोखिम होता है, इसको भी पहले से दिमाग में आपको बैठा लेना है। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या ये कहना चाह रहा है। कह रहे डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन एरियाज ओवर द ईयर्स हैज़ अपसेट द इकोलॉजिकल बैलेंस। कह रहे जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, जो प्रगति है, और कहाँ पे भाई? पहाड़ी एरिया में, माउंटेन एरियाज़ के अंदर। कह रहे ओवर द ईयर्स है ना, पिछले कई सालों के दौरान, ओवर द ईयर्स। कह रहे इस विकास ने अपसेट कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है वहाँ के इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरमेंटल बैलेंस को, संतुलन को। तो डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है। पहाड़ी एरिया में भी जो लोग रहते हैं उनकी भी इच्छा होती है बड़ी बड़ी सड़कें हों, बड़ी बड़ी इमारतें हों, लेकिन ये सड़कें इमारतें जो है ना, पिछले कई सालों में उन एरियाज़ के पर्यावरण को ख़राब कर चुकी हैं, बैलेंस को जो है तोड़ चुकी हैं। डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, हैज़ अपसेट इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब को आपको पकड़ते चलना है। ग्रीन में सब्जेक्ट, पिंक में उसकी वर्ब। अपसेट का मतलब आप जानते ही हैं, डिस्टर्ब करना, डिसबैलेंस करना, किसी चीज़ को असंतुलित करना, है ना। इकोलॉजिकल का मतलब होता है जो इकोलॉजी से रिलेटेड हो, एनवायरमेंटल से रिलेटेड हो, है ना। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल एक ही बात है। सिंपल सा ही आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। महाभारत आज जल्दी से अपने को आगे बढ़ना है इसकी वोकैब की तरफ। वोकैब आज बहुत सारी है ना। आ जाओ जल्दी से वोकैब देख लेते हैं। देखो, आज अपने पास वर्ड्स हैं 8 से 10। कोशिश करेंगे 5 मिनट में सभी को निपटा दें। ज़्यादातर वर्ड्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे डिब्री। लास्ट में इसके जो एस देख रहे हो ये साइलेंट है। साइलेंट का मतलब है इसको इतना ही बोलते हैं डिब्री, ये एस को नहीं बोलते। तो डिब्री का मतलब होता है मलबा हिंदी में। रैकेज, रबल या रिमेन्स ऑफ समथिंग भी इसको बोल सकते हैं। Several Navy ships are trying to recover the debris of the crashed plane। बहुत सारी नेवी की जो शिप्स हैं वो कोशिश कर रही हैं, ट्राइंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं भाई, कि वो रिकवर करें, ढूंढें डिब्री को, मलबे को, क्रैश हुए हुए प्लेन के। तो इस तरीके से वर्ड यूज़ होता है। डिब्री नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। बस कॉमन मिस्टेक है इसके साथ जो बोलने में होती है, हिंदी मीडियम वाले करते हैं डिब्रीस बोलाते हैं इसको, डिब्रीस मत बोलना। अगला वर्ड है केओस। इसको चाओस बोलते हैं कुछ लोग, है ना। केओस बोलना, चाओस मत बोलना। केओस का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर। इसको पेंडेमोनियम भी बोलते हैं। ये सारे इसके अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। एनार्की, मेहम, हैवक, अपहेवल, शैम्बल्स, अपरोर, टर्मोइल। कभी कोई वर्ड आता है आर्टिकल में किसी में, कभी कोई वर्ड आता है। सारे इसके सिनोनिम आपको दिमाग में बिठाने हैं। चलिए अब इस पर बना के देखेंगे सेंटेंस। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर द काबुल देर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, कब्जा लिया काबुल को, तो एक एटमॉस्फेयर था, एक एनवायरनमेंट था अराजकता का, डिसऑर्डर का, स्ट्रीट्स पे, गलियों में। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मटीरियलाइज। मटीरियलाइज, मटीरियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का सच बन जाना। हिंदी में बोलते हैं साकार होना, साकार होना।
अब ये वर्ड कोई मुश्किल नहीं है याद करना, ये वर्ड बना है मटेरियल से। मटेरियल मतलब चीज़ जिसको आप छू सकें, है ना, कोई ऐसी चीज़। तो अगर आपका कोई सपना है, कोई बात आप करते हो जो रियल बन जाए, मटेरियल बन जाए, तो उसी को बोलते हैं मटेरियलाइज होना। मटेरियल मतलब समथिंग दैट कैन बी टच्ड, है ना, समथिंग दैट कैन बी फेल्ट अप। तो मटेरियलाइज का मतलब हो गया रियलाइज करना, मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट इसका सिनोनिम है, आज आप आर्टिकल में देखेंगे, किसी चीज़ के सच होने को बोलते हैं। हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट मटेरियलाइज्ड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। इस लड़की के जो ड्रीम्स थे इंडिपेंडेंट होने के, आज़ाद होने के, ये मटेरियलाइज हो गए, रियल हो गए उसके जॉब में सिलेक्शन के साथ ही। अब यहाँ पे मटेरियलाइज की जगह पे मैनिफेस्टेड भी लिख सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। तो आज मटेरियलाइज की नाउन फॉर्म है मटेरियलाइजेशन, मैनिफेस्ट की नाउन फॉर्म है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन को आर्टिकल में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, अंडरमाइन करना, हॉलो आउट करना, वीकन, पैरालाइज करना, क्रिपल करना, है ना। प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेड द इंडस्ट्री। लंबी खिंची हुई हड़तालों ने डेबिलिटेट कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है पूरी इंडस्ट्री को। अब देखो ये डेबिलिटेट है ना, एक खास तरह का कमज़ोर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अपाहिज बना देना, कमज़ोर ही नहीं बल्कि अपाहिज ही बना देना, है ना, इसको बोलते हैं डेबिलिटेट करना। तो वर्ड आर्टिकल में आएगा जी। अगला वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है इनसेपरेबल। देखो कोई दो चीज़ें हैं जिनके, मान लो दो चीज़ें आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं जिनको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे दिन और रात है, जैसे मेहनत और सफलता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेहनत जो है ना वो सफलता का इंटीग्रल पार्ट है। समझ में आ रही है बात? जो चीज़ दूसरे से अलग ना की जाए वो होती है इंटीग्रल। रिस्क इज़ इंटीग्रल इन स्टॉक मार्केट्स। रिस्क जो है इनसेपरेबल है, इनहेरेंट है स्टॉक मार्केट्स के अंदर। अब देखो इंटीग्रल का सिनोनिम है इनहेरेंट, इमानेंट, इननेट, सब इसके सिनोनिम्स है। आज जो आप इनहेरेंट को देखने वाले हैं, ये जो वर्ड सिनोनिम्स आपको बताता हूँ ना, आज ये आ जाएगा, कल ये आ जाएगा, परसों ये आ जाएगा, है ना, तो बार बार आपका रिवीजन होता रहता है। चलो नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस वो चीज़ होती है जो आपको सस्टेन करवाए। अब आप पूछोगे सस्टेन मतलब, सस्टेन का मतलब है जिंदा रहना, या यूं कह दो कि टाइम काटते रहना, है ना। सस्टेन करना मतलब कैसे भी करके सर्वाइव करना। सस्टेनेंस वो चीज़ है जो आपको सर्वाइव करने में मदद करे। तो सर्वाइव करने में मदद वो चीज़ करती है जो आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका रोजगार होता है। सस्टेनेंस का मतलब ये है आपका रोजगार, है ना। अब रोजगार के लिए एक वर्ड होता है लाइवलीहुड, जिसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। फिशिंग इज़ द प्राइमरी सस्टेनेंस ऑफ पीपल लिविंग नियर द सी शोर्स। मछली पकड़ना सबसे मुख्य व्यापार होता है, सस्टेनेंस या लाइवलीहुड होता है, रोजगार होता है उन लोगों का जो सी शोर्स के नज़दीक में रहते हैं, समुद्री किनारों पे रहते हैं। तो ये वर्ड समझ में आ गया। इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ मैं, ये ए एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है प्रिक्लूड। बहुत बार हो चुका है पिछले 10-20 क्लासों में। प्रिक्लूड का मतलब होता है पूरी तरीके से खारिज कर देना, पहले से ही एक्सक्लूड कर देना। एनी डाइट प्लान शुड प्रिक्लूड फास्ट फूड। किसी भी डाइट प्लान को प्रिक्लूड कर देना चाहिए, पहले से ही खारिज कर देना चाहिए फास्ट फूड को। डाइट और फास्ट फूड कभी भी एक सेंटेंस में एक साथ यूज़ नहीं होते, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वर्ड्स हैं, है ना। तो ये प्रिक्लूड नाम का जो वर्ड है ना, प्री प्लस में एक्सक्लूड से जो बना है, इसका एक सिनोनिम है एलाइड। एलाइड आज आप आर्टिकल में देखेंगे, नया वर्ड है आपके लिए। सेकंड लास्ट वर्ड है मर्क्यूरियल। मरकरी एक मेटल होता है, एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे बहुत ही, समझ गए ना, मतलब अनस्टेबल होता है ना। ये मेटल और लिक्विड दोनों के बीच का जो है कड़ी है मरकरी, ये बहुत चेंजेबल होता है, ऐसा समझ लो। तो मर्क्यूरियल मतलब चेंजेबल, जिसका बार बार मन बदल जाए वो है मर्क्यूरियल। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ मर्क्यूरियल बिजनेस। फैशन डिज़ाइनिंग एक चेंजेबल बिजनेस है, बहुत ही बदलने वाला व्यापार है। अब ये मर्क्यूरियल के बहुत से सिनोनिम्स हैं अपने पास, क्विक सिल्वर, इरेटिक, फिकल, अनप्रेडिक्टेबल, कैप्रिशियस। आज एक नया सिनोनिम देखेंगे वेजेरियस। ये सब सिनोनिम्स ये बताते हैं किसी चीज़ के बारे में जो बहुत तेज़ी से बदलती हो। आपका दिमाग, आपकी हालात, कोई भी चीज़ जो तेज़ी से बदले वो होती है मर्क्यूरियल या जो है वेगेरियस। तो वेगेरियस नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा, नया वर्ड है ये। लास्ट वर्ड है कंपाउंड। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना, चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है वो? ब्याज पे ब्याज। 100 रुपये दिए, फिर अपने फॉर्मूला लगाया, 5 साल में देखा वो 100 रुपये के 200 हो गए, है ना, 500 हो गए। तो चक्रवर्ती ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ऐसा इंटरेस्ट होता है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और कंपाउंड का मतलब भी ये होता है वर्ब का, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से इंटेंसिफाई होना, हाइडन होना, डीपन होना।
द प्रिजनर कंपाउंडेड हिज प्रॉब्लम्स बाय आर्ग्यूइंग विद द जज। प्रिजनर ने कंपाउंड कर दिया और बढ़ा दिया तेजी से अपनी समस्याओं को जज के साथ बहस करके। एक तो वैसे ही प्रिजनर था, वैसे ही उसको सज़ा मिली हुई थी, ऊपर से जज से भी लड़ाई कर ली तो जज ने उसकी 10 साल सज़ा और बढ़ा दी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया उसकी प्रॉब्लम्स में। ऐसे इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे वर्ड्स थे आज, डिटेल में आपको करवा दिए हैं। अब बढ़ेंगे आगे आर्टिकल की तरफ। और हाँ, एग्ज़ाम्स का सीज़न आ चुका है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन निकल रहे हैं वेरियस एग्ज़ाम्स के। होपफुली आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, और अगर नहीं भी की है तो मेरी गाइडेंस में इंग्लिश के लिए आप कर सकते हो YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे। ऐप का जो है कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है, जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको SSC का, बैंकिंग का और राइटिंग स्किल्स का तीनों का कोर्स मिलेगा। SSC बैंकिंग कोर्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ नए पैटर्न के हिसाब से, फ़ायदा इनका ले सकते हो। 1 साल की इनकी वैलिडिटी है। थोड़ा पहले तैयार करना शुरू किया करो, 4-6 महीने अपने आप को दो तैयारी को, ताकि ठीक से आप स्कोर कर पाओ। कोड लगा लेना जरूर से, मदर इंडिया। राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है 480 के अंदर। 15 अगस्त पे आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। इसमें आप बिल्कुल बेसिक से लिखना सीखते हो 50 से 60 घंटों के अंदर मेरे साथ। तीनों कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। आ जाओ, समरी आपको दे दें आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, पहाड़ी एरिया में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को रोज़गार भी चाहिए होते हैं। वैसे भी वो बहुत ऊंचाई पे एरिया है, तो रोज़गार उनके पास ज़्यादा है नहीं। लेकिन ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है ना, ये डबल एजेड स्वॉर्ड हैं। क्या मतलब इसका? दो धारी तलवार। आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करवाओगे, लोगों को खुशी मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा और इन लोगों की जान चली जाएगी जब यहाँ पे बाढ़ तूफान आएगा। तो इसके एक ना नेगेटिव जो है इफेक्ट्स भी होते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि जो बार बार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बाढ़ और तबाही हम हर साल देखते हैं, इसका रीज़न ये प्रोजेक्ट्स ही हैं। सरकार को चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट जब भी करे, साइंस के हिसाब से पहले एनालाइज करे उसका कितना रिस्क हो सकता है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ दे, अगर रिस्क कम है तभी उस प्रोजेक्ट से आगे बढ़े। बस आज इसकी यही समरी है आर्टिकल की। साइंस को इंटीग्रेट करना चाहिए अपने एनालिसिस के अंदर। आज की टोन है एनालिटिकल और सजेस्टिंग, दोनों ही काम कर रहा है। एनालाइज भी कर रहा है और सजेस्ट भी आपको कुछ कर रहा है। शुरू करें आर्टिकल को। चलो, सिंपल आर्टिकल है, इसलिए क्विज को थोड़ा सा मैंने मुश्किल रखा है आज के। कह रहे हैं मॉनसून रेनफॉल ओवर इंडिया इज 8% मोर देन व्हाट इज यूजुअल। कह रहे हैं मॉनसून की जो रेनफॉल है, रेनफॉल मतलब बरसात का गिरना, टोटल बरसात की मात्रा। कह रहे हैं मॉनसून में जो बरसात गिरती है, जो मात्रा है बरसात की पूरे इंडिया में, ओवर इंडिया, कह रहे हैं वो 8% मोर है, ज़्यादा है। अच्छा, किसके मुकाबले? देन लगा के बता रहा है। कह रहे हैं उस चीज़ के मुकाबले व्हाट इज़ यूजुअल, जो यूजुअल है, जो नॉर्मल है। और किसके लिए? फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, साल के इस वक्त के लिए, जुलाई अगस्त के महीने के लिए। आगे बात समझ में? तो इस साल 8% ज़्यादा बारिश इंडिया ने देखी है। रेनफॉल की वर्ब है इज, व्हाट की वर्ब है इज। अच्छा, रेनफॉल का मतलब आप समझ गए ना, कितनी बरसात किस एरिया में गिर रही है उसको बोलते हैं रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेन दैट अकर्स इन एन एरिया। अब देखो, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, एडवांस वर्ड, प्रिसिपिटेशन। ये वर्ड आप कभी कभी मौसम जो भविष्यवाणी होती है ना, जो प्रिडिक्शन होती है फोरकास्ट, उसमें देखेंगे। प्रिसिपिटेशन या चांसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन इज़ 90% टुडे, आज बारिश के 90% चांसेज है। तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, बारिश के लिए यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वाइल दिस माइट बोड वेल फॉर एग्रीकल्चर इन सम रीजन्स। कह रहे वाइल, जहाँ ये चीज़ जो है ना हो सकता है बोड वेल करे। माइट का मतलब है हो सकता है, और बोड वेल का मतलब होता है अच्छा संकेत देना। कह रहे जहाँ ये चीज़ हो सकता है अच्छा अंदेशा या संकेत दे एग्रीकल्चर के लिए, यानी खेती के लिए, कुछ रीजन्स के अंदर। लेकिन हुआ क्या? अब देखो, कोमा लगा के बता रहा है आगे। कह रहा है कोमा इट ऑल्सो मीन्स। कह रहा है वहीं पे ये भी मीन करता है, इसका ये भी मतलब है। और मतलब क्या है? फ्लड्स एंड कंसनट्रेटेड डाउनपॉर्स विद डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इसका ये मतलब है कि कई सारी फ्लड्स आएंगी, यानी बाढ़ आएंगी, और एक ही जगह पे कंसनट्रेटेड फोकस्ड डाउनपोर्स भी होंगे। डाउनपोर्स का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बारिश, बादल फटना बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं डाउनपोर। तो कह रहे बाढ़ें भी आएंगी और तेज़ बारिश भी आएगी कंसनट्रेटेड एरियाज़ में, और ये सब कुछ होगा विद साथ में डिवास्टेट करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के, ऐसे परिणामों के। तो 8% ज़्यादा बारिश का मतलब ऐसा नहीं है सब तरफ 8% हो जाएगी, कहीं पे 80% ज़्यादा होगी, कहीं पे 60% ज़्यादा होगी, है ना। तो एक
पूरा जो इनका एवरेज निकलेगा 8%। तो कहीं कहीं जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे बादल भी फटेंगे और बाढ़ भी आने वाली है। इट की वर्ब है मीन्स, कंसंट्रेटेड मतलब फोकस्ड किसी एरिया के अंदर, डाउन पोर मतलब नीचे की तरफ पोर। देखो पोर का मतलब है बहना, डाउन का मतलब है नीचे, पानी बहुत तेजी से नीचे बहे उसको बोलते हैं डाउन पोर। इसको फ्लड भी बोल सकते हो, क्लाउड बर्स्ट भी बोल सकते हो। क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल का फटना। और एक अच्छा वर्ड है इसके लिए डिल्यूज, डिल्यूज। आगे एक और वर्ड आप देखेंगे इन तीनों के लिए, टोरेंशियल रेन्स, ऐसी बारिश जो टोरेंट के साथ लहर के साथ में आए, है ना, बहुत तेज़ी से बारिश। तो ये सारे वर्ड जो हैं डाउन पोर के सिनोनिम है। तेज़ी से आने वाली बारिश या तेज़ी से आने वाली बाढ़ को बोलते हैं डाउन पोर। चलो ये शायद नए वर्ड्स होंगे आपके लिए, बाकी देख लेना। इसमें डिवोस्टेटिंग का मतलब होता है जो आपको डिवोस्टेट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, है ना, तबाही भरा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम यानी नतीजा। कह रहा है एटलीस्ट 25 पीपल वर किल्ड ओवर द वीकेंड एज टोरेंशियल रेन्स ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लिप्स इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब इस साल क्या हुआ कि कम से कम 25 लोगों की जान चली गई, वर किल्ड। और कब? इस वीकेंड के दौरान, सैटरडे संडे के दौरान। और ये सारा काम कैसे हुआ? कह रहे क्योंकि या एज जैसे कि जो टोरेंशियल रेन्स हैं, अब देखो अभी बताया था ऊपर, डाउन पोर्स का सिनोनिम है टोरेंशियल रेन्स। जो लहर के साथ आने वाली जो बारिश है, टोरेंशियल रेन्स हैं, उन्होंने ट्रिगर कर दिया, उन्होंने उकसा दिया एक तो फ्लैश फ्लड्स को, एक तो तेज़ी से आने वाली बाढ़ को, दूसरा लैंड स्लिप्स को। लैंड स्लिप्स होती है जब ज़मीन खिसकने लगे, ऊपर से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो गिरने लगे, है ना, लैंड स्लिप्स, लैंड ही स्लिप कर जाती है। तो ये दोनों काम हुए हैं एचपी में और यूके में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर। आगे बात समझ में, बाढ़ आई, तेज़ी से बरसात हुई, लैंड स्लिप कर गई, लोग नीचे दब गए, इस वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। 25 पीपल की वर्ब है वर किल्ड, रेन्स की वर्ब है ट्रिगर्ड। टोरेंशियल मतलब बहुत तेज़ी से लहर के साथ, लैंड स्लिप्स आपको मैंने बता दिया। इसके लिए एक अच्छा वर्ड होता है एवलांच, एवलांच, है ना। चलो और आगे बढ़े। कह रहा है सेवरल आर्टेरियल रोड्स वर ब्लॉक्ड बाय डिबरी। कह रहा है बहुत सारी छोटी मोटी जो रोड्स हैं, आर्टेरियल कौन होती है? जो मेन रोड ना हो, जो रिंग रोड ना हो, गलियों की रोड, छोटी मोटी जो रोड्स होती हैं, सबर्बन रोड्स। कह रहे बहुत सारी छोटी छोटी जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो गई थी डिबरी के द्वारा, मलबे के द्वारा। अब ये सारा काम कैसे हुआ? एज करंट्स वॉश्ड अवे ब्रिजेज एंड व्हीकल्स। कह रहे जैसे ही करंट्स ने, करंट का मतलब वो बिजली का करंट नहीं है, करंट का मतलब है पानी की लहर। कह रहे जैसे जैसे पानी की लहरों ने, करंट ने वॉश अवे कर दिया, एकदम जो है साथ में बहागे ले गई ब्रिजेस को और व्हीकल्स को, पुलों को, और समझ गए ना, व्हीकल्स जो कारें वगैरह होती हैं ना। चलिए रोड्स की वर्ब है वर ब्लॉक्ड, डिबरी आप जान गए हैं, मलबा, रैकेज, रबल। आर्टेरियल मतलब जो मेन हो ना हो, जो छोटी मोटी गलियों की हो, आर्टेरियल हो। करंट्स की वर्ब है वॉश अवे, वॉश अवे करना मतलब अपने साथ बहा करके ले जाना। कह रहे द टोल वॉज हायर इन हिमाचल प्रदेश विद 21 किल्ड एंड 12 इंजर्ड। कह रहे जो टोल है, अब ये टोल के दो मीनिंग होते हैं। एक तो टोल टैक्स होता है, जब आप बाहर जाते हो सड़कों पे आपको लगता है टैक्स है ना, टोल टैक्स। एक टोल वर्ड का मीनिंग होता है जानी नुकसान। समझ में आ गई बात? लोगों की जान जिंदगी जाती है तो उसको भी टोल बोलते हैं, डेथ टोल इसका पूरा नाम है। कह रहे जो डेथ टोल है, जो जानी नुकसान है, वो हायर था, ज़्यादा था हिमाचल प्रदेश में 21 के किल के हो जाने के साथ और 12 के इंजर्ड हो जाने के साथ। आगे बात समझ में। टोल की वर्ब है वॉज, वॉज को यहाँ पे कलर नहीं दिया, फटाफट मैं दे देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे इसको देना है अपने को पिंक कलर, है ना, तो पिंक कलर, वेयर आर यू। चलो सब्जेक्ट वर्ब को मैच करते रहना साथ में। कह रहा है एट, एक सेकेंड रुको, पेन लेना पड़ेगा। कह रहा है एटलीस्ट 6 वर मिसिंग ड्यू टू केओस फॉलोइंग द डाउनपोर। कह रहा है कम से कम 6 लोग मिसिंग थे, गायब थे, केओस की वजह से, अराजकता की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से, इस डाउनपोर के बाद में। डाउनपोर तो आप समझ ही गए, तेज़ी से आने वाली बारिश, है ना। तो इस टोरेंशियल रेन्स के बाद में कम से कम 6 लोग आज भी हिमाचल प्रदेश में गायब हैं, गुमशुदा हैं। केओस का मतलब आप समझते हैं, डिसऑर्डर, टर्मोइल, एनार्की, हैवोक, है ना, मेहम, पेंडेमोनियम, सब इसके अराजकता के सिनोनिम होते हैं। चलो कह रहे मंडी, कांगड़ा एंड चंबा वर द वर्स्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। कह रहे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये सबसे बुरे तरीके से प्रभावित थे, अफेक्टेड थे इस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कह रहे वाइल्ड डेथ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी आर द सरफेस मैनिफेस्टेशन
of these rains, there are a range of secondary effects with long term downstream impact. कह रहे जहाँ डेथ और डैमेज जो है, मौत और नुकसान जो है, जानी और माली जो नुकसान है, कह रहे किसको भाई? प्रॉपर्टी को। कह रहे ये जो है ना आर हैं सरफेस मैनिफेस्टेशन। सरफेस मतलब ऊपर ऊपर से, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का साकार होना, मटेरियलाइज होना। याद है ना ये वर्ड? कह रहे जहाँ पे जानी माली नुकसान जो है ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखने वाला मैनिफेस्टेशन है, ऊपर ऊपर से होने वाली, प्रकट होने वाली चीज़ है इन बारिशों के लिए ऑफ दीज रेन्स। वहीं पे हुआ क्या? कह रहे वहीं पे अब कोमा लगा के बता रहा है देर आर अ रेंज ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट्स। कई सारे सेकेंडरी इफेक्ट्स की एक रेंज ही है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं दूसरे होने वाले जिनके लॉन्ग टर्म डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट भी हैं, जिनके आगे से आगे लॉन्ग टर्म जाने वाले नीचे की तरफ डाउनस्ट्रीम होने वाले इम्पैक्ट है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या? देखो ऊपर आज मतलब देखो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ 10,000 करोड़ का, मान लो, ये तो एक अलग नुकसान है। 10 लोगों को नुकसान हुआ, ये अलग नुकसान है। इसकी वजह से मान लो स्कूल बंद हो गए, है ना, बारिशों की वजह से लोगों का जो है व्यापार खत्म हो गया। तो ये एक ऐसे इफेक्ट हैं जो आज आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देंगे डाउनस्ट्रीम होते हुए। आज रोजगार खत्म हुआ, कल वो आदमी भूखा मरेगा, परसों उसके बच्चे भूखे मरेंगे, तो डाउनस्ट्रीम इसका इम्पैक्ट जाएगा। आ रही है बात समझ में? नीचे की तरफ आगे की तरफ जो है बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट। एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाह रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा है ये। डेथ एंड डैमेज की वर्ब है आर, रेंज की वर्ब है आर। अच्छा, रेंज ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट्स है इसलिए आर को यूज़ किया गया है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी रखी जा सकती थी, देयर इज़ अ रेंज ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट्स, ऐसा भी रखा जा सकता था रेंज को सब्जेक्ट बना करके। मैनिफेस्टेशन का मतलब है रियलाइजेशन, इस वर्ड को आप देख चुके हैं ऑलरेडी। डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट मतलब जो आगे से आगे बढ़ता जाए। कह रहे अब वही आगे बोल रहे हैं स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्टेंस आर इमीडिएटली पुट आउट ऑफ एक्शन। कह रहे स्कूल और ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं हैं फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस वो इमीडिएटली पुट हो जाती हैं आउट ऑफ एक्शन। आउट ऑफ एक्शन मतलब बिल्कुल काम चलन से बाहर, और पुट का मतलब है किसी चीज़ को रख देना। तो स्कूल और ट्रांसपोर्ट एक तरीके से बंदी हो जाता है इमीडिएटली। और ये सारा काम कैसे होता है? लीडिंग टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स के लॉस को लीड करते हुए या उसके लॉस की तरफ लीड करते हुए। मान लो स्कूल बंद हो गए 100 दिनों के लिए, तो 100 दिनों के लिए बच्चों का भविष्य खराब हो गया, तो ये डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों के साथ। ट्रांसपोर्ट और स्कूल दोनों की वर्ब है आर पुट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, आर के साथ में पैसिव वॉइस है। पुट पुट पुट, V1 V2 V3, कट कट कट, है ना, रिड रिड रिड, ये सब एक जैसी होती है, याद है ना। सारी वो वर्ब्स फटाफट से रिवाइज कर लो जिनका V1 V2 V3 चेंज नहीं होता। पुट उन्हीं में से एक वर्ब है। स्प्रेड है, बर्स्ट है, हर्ट है, हिट है, सब ऐसी वर्ब्स हैं, आपको आनी चाहिए। चलिए, लीडिंग टू यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। जब ये आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं तब ये प्रोडक्टिव आवर्स के लॉस की तरफ लीड करते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं। आगे कह रहा है कैटल एंड सैपलिंग्स आर लेफ्ट टू परिश। कह रहा है जो पशु हैं और जो छोटे छोटे पौधे हैं जो अभी पेड़ बनना बाकी हैं, कह रहा है इन दोनों को छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, पेरिश करने के लिए। विच इन टर्न डिस्ट्रॉयज लाइवलीहुड्स कोमा डेबिलिटेट्स फाइनली जो फैमिली फाइनेंसेस। कह रहे ये ऐसी चीज़ है जो आगे जाकर, इन टर्न का मतलब है आगे एक मोड़ लेकर के, है ना, सब्सिक्वेंटली। कह रहे ये चीज़ आगे जाकर के इन टर्न डिस्ट्रॉय करती है लोगों के रोजगार को। छोटी छोटी नर्सरीज में पौधे मर गए, बहुत सारे पशु मर गए, तो लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है। कह रहा है एक तो डिस्ट्रॉय करती है, दूसरा डेबिलिटेट करती है, कमज़ोर बनाती है फैमिली के फाइनेंसेस को, किसी परिवार की माली हालत को। एंड स्ट्रेन्स द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट एक्सचेकर। और कह रहा है और आगे जाकर के स्ट्रेन करती है, तनाव में डालती है फाइनेंसेस को स्टेट के ट्रेजरी के, स्टेट के खजाने के, एक्सचेकर के। एक्सचेकर का मतलब समझते हैं ना, सरकारी खजाना। तो ऐसा होता है। चलिए, कैटल और सैपलिंग्स दोनों की वर्ब है आर। ये जो विच है ना, इसकी वर्ब है, 3 आई हैं इसकी वर्ब्स। पहली वर्ब है विच डिस्ट्रॉयज, है ना, विच की वर्ब होगी पहली डिस्ट्रॉयज, 1 मिनट रुकना, है ना, डिस्ट्रॉयज। दूसरी वर्ब है डेबिलिटेट्स और तीसरी वर्ब है स्ट्रेन्स। ये तीनों विच की वर्ब है। ये विच आया है इन लोगों के मर जाने के लिए, कैटल और सैपलिंग के पेरिश हो जाने के लिए। पेरिश होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, नष्ट हो जाना, डाई कर जाना। ठीक है, चलो। लाइवलीहुड का मतलब आप जानते हैं सस्टेनेंस, यानी कि रोजगार, आपका ब्रेड एंड बटर। डेबिलिटेट का मतलब है किसी को कमज़ोर बनाना, अपाहिज बनाना, क्रिपल, या समझ गए ना, सारे इसके सिनोनिम है, अंडरमाइन, होलो आउट। एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी यानी कॉफर्स, सरकारी खजाने को बोलते हैं एक्सचेकर। चलो, अब यहाँ पे एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, फटाफट मैं आपको करवा देता हूँ। देखो, कैटल का मतलब है पशु,
सैपलिंग का मतलब होता है पौधा, जो ऐसा पौधा जिसका ट्री बनना अभी बाकी है। लेकिन कैटल नाम का वर्ड ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है। अब इसका मतलब क्या है जी? कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन, जेंट्री, पीपल, पब्लिक, क्लर्जी और पुलिस। याद रखना है 8 वर्ड्स ऐसे हैं जो देखने में लग रहे हैं आपको सिंगुलर हैं, लेकिन इनकी वर्ब हमेशा प्लूरल होगी क्योंकि ये वर्ड्स प्लूरल होते हैं। कैटल मतलब जानवर, जानवर। पोल्ट्री मतलब सब जो है मुर्गी जो होते हैं ना, जो अंडे वंडे देते हैं डेयरी फार्म्स में, सब पोल्ट्री होते हैं। वर्मिन कीड़े होते हैं। जेंट्री मतलब किसी देश के किसी एरिया के कुलीन लोग, अमीर लोग, है ना, समझ गए ना, अच्छे घराने के लोग जेंट्री कहलाते हैं। पीपल का मतलब ही लोग है, पब्लिक भी लोग है। क्लर्जी का मतलब होता है ईसाई मिशनरी के अंदर जो पॉप होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं क्लर्जी। पुलिस आप जानते हैं। ये सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। नाउन चैप्टर में आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था, तो इस कॉन्सेप्ट को आज रिवाइज करेंगे। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो है फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। अब ये गलत सेंटेंस है, कैटल प्लूरल होता है तो आप लिखेंगे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वैसे ही पुलिस हैज़ अरेस्टेड द कॉन्विक्ट। पुलिस ने कॉन्विक्ट को पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। तो पुलिस का मतलब होता है पुलिस वाले, तो पुलिस वालों ने किया है तो यहाँ पे हैव लिखेंगे, पुलिस को प्लूरल वर्ब देनी है। जेंट्री लाइक्स टू लिव इन पॉश एरियाज ऑफ द सिटी। जो कुलीन लोग होते हैं, अमीर उच्च घराने के लोग होते हैं, वो लाइक करते हैं रहना, लिव करना सिटी के पॉश एरियाज में, बड़े इलाकों में। तो जेंट्री के लिए प्लूरल वर्ब तो आप लिखेंगे लाइक टू लिव इन पॉश एरियाज ऑफ द सिटी। तो ये कॉन्सेप्ट है नाउन चैप्टर का। आज आपका रिवीजन हो गया। आज के क्विज में इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं। बढ़े आगे। आगे कह रहे हैं मॉनसून कंप्रेसेस अराउंड 75% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल इनटू 4 मंथ्स। कह रहा है मॉनसून जो है कंप्रेस कर देता है, दबा देता है। किसको भाई? 75% इंडिया की पूरी साल की बारिश को, रेनफॉल को। और किस में? 4 महीनों में। तो 12 महीने की बारिश का 75% सिर्फ 4 महीने में करवाता है मॉनसून। कह रहा है एंड अनइवनली वाटर्स द कंट्रीज हाईली डाइवर्स टेरेन। और अनइवनली, उबड़ खाबड़ तरीके से वाटर करता है, पानी देता है कंट्री के बहुत ही डाइवर्स टेरेन को, बहुत ही विविध प्रकार के भूभाग को, है ना। साउथ में ज़्यादा बारिश, नॉर्थ में कम बारिश, कहीं पे कम, कहीं पे बाढ़, कहीं पे सूखा। तो डाइवर्स टेरेन है कंट्री का, वहाँ पे अनइवनली वाटर करता है। वाटर करने का मतलब समझते हैं ना, पानी देना। मॉनसून की पहली वर्ब है कंप्रेसिस, दूसरी वर्ब है वाटर। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। चलो, डाइवर्स का मतलब होता है वेरियस, नाना प्रकार का, अलग अलग तरह का, उसको बोलते हैं डाइवर्स। आगे कह रहा है इट इज़ देयर फॉर इनएविटेबल that some sports are far more vulnerable and bear a disproportionate impact of climate fury। कह रहा है इसलिए ये चीज़ इनएविटेबल है, therefore इसलिए। इनएविटेबल का मतलब है इनएस्केपेबल, जिससे ना बचा जा सके। तो कह रहा है इसलिए ये चीज़ होनी ही होनी है। दैट वो ये कि कुछ स्पोर्ट्स जो हैं ज़्यादा वनरेबल होते हैं, ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और वो बेयर करते हैं, सहते हैं एक डिसप्रोपोर्शनेट से इम्पैक्ट को, क्लाइमेट की फ्यूरी के, एक ज़रूरत से ज़्यादा असर को, मौसम के गुस्से का। ये सेंटेंस समझ में आया आपको? कुछ एरियाज़ जो हैं वनरेबल होते हैं, जैसे राजस्थान है, वहाँ सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा, वो सूखे के लिए वनरेबल है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे बाढ़ आएगी, वो बाढ़ के लिए वनरेबल है। तो कुछ एरियाज़ में आपको मौसम का जो गुस्सा है, जो फ्यूरी है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम, यानी डिसप्रोपोर्शनेट सा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। इट की वर्ब है इस। स्पोर्ट्स की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है आर, दूसरी वर्ब है बेयर। स्पोर्ट्स आर, स्पोर्ट्स बेयर। स्पोर्ट का मतलब होता है जगह, फ्यूरी का मतलब है गुस्सा, डिसप्रोपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मान लीजिए 100 जगहें, 100 प्लेसेस है और 100 सेंटीमीटर बारिश होनी है, तो सब जगह 1-1 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो सब प्रोपोर्शनेट होगा। लेकिन किसी जगह 15 सेंटीमीटर हो गई, किसी जगह बारिश हुई नहीं, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट जो है बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा है, हिसाब से नहीं हो रहा है। चलो, कह रहा है अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडरलाइंस दैट माउंटेन एरियाज आर हाईली वनरेबल टू नेचुरल डिजास्टर। कह रहा है एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जो रिलीज़ की गई है इस डिपार्टमेंट के द्वारा। कह रहा है ये रिपोर्ट जो है ना, ये वाली रिपोर्ट, ये अंडरलाइन करती है, हाईलाइट करती है, सबके सामने प्रकाश डालती है। और किस चीज़ पे? दैट वो ये कि जो पहाड़ी एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, डिफेंसलेस हैं, बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। किस चीज़ के लिए भाई? नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, प्राकृतिक, समझ गए, आपदाओं के लिए। कह रहे जहाँ पे वेयर
डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स हैज़ कंपाउंडेड द प्रॉब्लम्स, जहाँ पे जो विकास है, डेवलपमेंट है, पिछले कई सालों में उसने कंपाउंड कर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और किसको? इस पूरी समस्या को, प्रॉब्लम को। और कैसे किया सारा काम जी? बाय अपसेटिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस, अपसेट करके, डिस्टर्ब करके पर्यावरण के संतुलन को, जो है कई तरह की फिजिकल प्रोसेसेस का जो नेचर में हम देखते हैं। तो कई प्रोसेस जो होती है ना, जैसे बारिश कैसे होती है, पहले भाप बनता है पानी, फिर ऊपर जाता है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो फिजिकल प्रोसेसेस के बैलेंस को बिगाड़ करके सारा काम किया गया है। चलिए, रिपोर्ट की वर्ब अंडरलाइंस होगी, एरियाज़ की वर्ब होगी आर। वल्नरेबल टू का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डिफेंसलेस होना, ससेप्टेबल होना। जैसे आप बारिश में भीगने के लिए वल्नरेबल हैं, जैसे आप बाढ़ में बह जाने के लिए वल्नरेबल हैं, है ना। जिस चीज़ के सामने आप डिफेंसलेस होते हैं, वल्नरेबल। याद रखना, इनके बाद में हमेशा टू लगा के आप बताएंगे जिस भी चीज़ के लिए आप डिफेंसलेस है ना। वल्नरेबल टू, ससेप्टेबल टू, डिफेंसलेस टू। डेवलपमेंट की वर्ब है हैज़ कंपाउंडेड। कंपाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को इंटेंसिफाई या हाइटन कर देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। चक्रवर्ती ब्याज से कंपाउंड नाम के वर्ड को कनेक्ट करके रखना। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, देखें आगे क्या कहना चाह रहा है ये। कह रहे वाइल हिल स्टेट्स सच एज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव सर्टेन यूनिक चैलेंजेस, द थ्रेट्स फ्रॉम द वैगरीज ऑफ क्लाइमेट आर नॉट यूनिक टू देम। कह रहे जहाँ जो हिली स्टेट्स हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कह रहे इनके पास सर्टेन यूनिक चैलेंजेस हैं, इनके पास कुछ खास चुनौतियाँ हैं। कह रहे वहीं पे जो थ्रेट्स हैं, जो चुनौतियां हैं, जो धमकियां हैं, वैगरीज से यानी चेंजेबलनेस से, बदलाव से, क्लाइमेट के, मौसम के, कह रहे वो यूनिक नहीं है इन लोगों के लिए। तो ये वैसे रिस्की एरियाज़ तो हैं ही, यूके और जो हिमाचल प्रदेश है, आप जानते हो हर साल यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, बहुत लोगों की जान जाती है, टूरिस्ट भी अपनी जान देते हैं। कह रहे वहीं पे क्लाइमेट जो बदलता है बार बार, मौसम जो चेंज होता है ना, उसकी थ्रेट्स भी इनके लिए नई नहीं है, ये बहुत पहले से होती आ रही है, हज़ारों सालों से। हिल्स की वर्ब है हैव, थ्रेट्स की वर्ब है आर। वैगरी, चेंजेबलनेस, याद है ना, फिकलनेस, कॉप्रिशियसनेस, क्विक सिल्वर, मर्क्यूरियल, सब इसके सिनोनिम है। किसी चीज़ के बार बार चेंज होने की क्वालिटी को बोलते हैं उसकी वैगरी। कह रहे मॉनसून रेन पैटर्न्स आर बीइंग डिसरप्टेड लीडिंग टू अ राइज इन क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स। कह रहे मॉनसून की रेन के जो पैटर्न्स हैं, कैसे मॉनसून की रेन होती है, जनवरी में कम, फिर अप्रैल में बहुत ज़्यादा, है ना। कह रहा है ये जो पैटर्न्स है ना, ये डिसरप्ट कर रहे हैं या डिसरप्ट हो रहे हैं, आर बीइंग डिसरप्टेड। और कैसे डिसरप्ट हो रहे हैं जी? लीड टू करते हुए एक राइज की तरफ, एक उछाल की तरफ, क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स में। क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल का फटना, बादल के फटने जैसी घटनाओं में। कह रहा है और साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ एक राइज में जो है फ्रीक्वेंसी का हाई एनर्जी साइक्लोन्स की, साइक्लोन मतलब चक्रवात, हाई एनर्जी मतलब बहुत तेज़ी से आने वाले, एंड ड्रॉट्स की, ऐसे सूखों की जो बहुत तेज़ी से आते हैं। ड्रॉट का मतलब होता है अकाल यानी कि सूखा। आगे बात समझ में, रेन के पैटर्न जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं चेंजेबलनेस की वजह से, और इसकी वजह से कहीं पे तो बादल फट जाता है, क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स होते हैं, और कहीं पे बहुत तेज़ी से साइक्लोन आता है, और कहीं पे सूखा पड़ता है बहुत तेज़ी के साथ में। पैटर्न्स की वर्ब है आर बीइंग डिसरप्टेड, लीडिंग टू का मतलब है आगे की तरफ ले जाते हुए। ये पीपीएसए है, जब ये डिसरप्ट हुआ तब ये आगे की तरफ हमें लीड टू करते हुए ले गया। चलो, कह रहा है वन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ बीन टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ अर्ली वार्निंग फोरकास्ट। कह रहा है अब इसके लड़ने के लिए सरकार ने क्या किया? कह रहा है एक स्ट्रेटजी जो अडॉप्टेड है, जिसको सरकार ने अपनाया है बाय द गवर्नमेंट, कह रहा है वो हैज़ बीन, वो रही है, इम्प्रूव करना सिस्टम को अर्ली वार्निंग फोरकास्ट के। अर्ली वार्निंग फोरकास्ट आप समझते हैं ना, पहले से ही वार्निंग देने वाली फोरकास्ट। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाए, लोगों को पता लग जाए इस साल सूखा, इस साल बाढ़ पड़ने वाली है। स्ट्रेटजी की वर्ब है हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। कह रहा है द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाउ प्रोवाइड्स फोरनाइटिंगली, वीकली एंड इवन 3 आवर्ली वेदर फोरकास्ट टू डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है हमारा जो मौसम विभाग है अब वो प्रोवाइड करता है 15 दिनों से, 7 दिनों से, और यहाँ तक कि 3 घंटों की वेदर फोरकास्ट को डिस्ट्रिक्ट्स को, हमारे जिलों को। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की हमारा मौसम विभाग कर रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट है, एम बड़ा है, डी बड़ा है, आगे दा लगा हुआ है, वर्ब है इसकी प्रोवाइड्स, है ना,
सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। फोर्टनाइटिंगली का मतलब होता है हर 15 दिनों से, है ना। एवरी 2 वीक्स इज फोर्टनाइटिंगली। वीकली आप जानते हैं हर हफ्ते। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। कह रहे विद इन दीज आर इंटीग्रेटेड वार्निंग अबाउट फ्लैश फ्लड्स एंड लाइटनिंग। कह रहे इन्हीं के बीच में, विद इन दीज, इन्हीं वार्निंग्स के अंदर इंटीग्रेट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं वो वार्निंग्स जो फ्लैश फ्लड्स की हों, आने वाली तेज़ बाढ़ की हों, या फिर लाइटनिंग की हों, बहुत तेज़ी से गिरने वाली जो है बिजली की हों, बिजली की घटनाओं की हों। तो इन वार्निंग्स में आपको ये वार्निंग्स भी मिल जाएंगी मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो इशू होती हैं। चलो, वार्निंग्स की वर्ब है आर। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है अंदर ही जुड़ी हुई होती हैं, ये अंदर ही होती हैं, अलग से नहीं होती। ये जो वार्निंग्स आ रही हैं इन्हीं में किसी में लिख देता है वो जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की आज जो है बाढ़ आने वाली है। कह रहे नॉट ऑल ऑफ दीज आर एक्यूरेट एंड ऑफन दे आर नॉट प्रोवाइडेड अर्ली इनफ फॉर अथॉरिटीज़ टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। कह रहे ये सब की सब एक तो एक्यूरेट नहीं होती, सब की सब ये सच नहीं होती। कह रहा और अक्सर ऑफन जो है ना ये नहीं प्रोवाइड होती हैं अर्ली इनफ, है ना, उस इतना पहले। अर्ली इनफ का मतलब है इतना पहले, और ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं प्रिपेयर कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें। मान लो ऐसे पता लगा कि आधे घंटे बाद बाढ़ आने वाली है, अब देखो जो करना है जो उसमें कर लो। अथॉरिटीज़ भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी, बहुत देरी से आती हैं, और ज़्यादातर जो है सच भी नहीं हो पाती। चलो, नॉट ऑल की वर्ब है आर, दे की वर्ब है आर नॉट प्रोवाइडेड। अब ये नॉट ऑल वाला कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं। नॉट ऑल का मतलब होता है सब की सब नहीं, कुछ एक एक्यूरेट होती हैं, लेकिन नॉट ऑल लगा के आपने बताया सब की सब एक्यूरेट नहीं होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको अलग से देखना चाहिए, बड़ा ही कूल कॉन्सेप्ट है ये। देखो कहीं कहीं आप देखोगे ऑल प्लस में नॉट, और कहीं कहीं देखोगे आप नॉट प्लस में ऑल। दोनों का अलग अलग काम है, अलग अलग मीनिंग है। ऑल प्लस में नॉट अगर आप देख रहे हैं ना तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो सेंटेंस इंप्रूव करना है। ऑल प्लस में नॉट का मतलब है कोई भी नहीं, जैसे ऑल ऑफ दीज कैंडिडेट्स विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। सभी के सभी ये कैंडिडेट जो हैं एबल नहीं होंगे क्रैक करने में इस एग्ज़ाम को, मतलब एक भी कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करेगा। तो फिर ये कैसा एग्ज़ाम है? टेक्निकली ये सेंटेंस गलत है ना। तो आप ऑल प्लस में नोट देखें या एवरी प्लस में नोट देखें तो इसका मतलब होगा कुछ आप अलग जो है अलग सी बात कर रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के सभी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को क्रैक ना करें। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा सिंपल सा है। आप सेंटेंस को ऐसा बनाएं, इस नोट को उठा दें और शुरू में रख दें यहाँ ला करके, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे, और ये बन जाएगा नॉट ऑल। इस नॉट ऑल का मतलब ये है कि सबके सब कैंडिडेट जो हैं एबल नहीं होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, लेकिन कुछ एक तो होंगे। पहले केस में क्या था? सबके सभी नहीं होंगे। नॉट ऑल का, ऑल प्लस में नॉट का मतलब है नॉट एनीवन या नन एट ऑल। तो ऐसा केस नहीं है, कुछ एक तो होंगे। तो इसके लिए अपने लिखते हैं नॉट ऑल, सबके सब नहीं होंगे लेकिन कुछ एक तो होंगे, बट सम यस। वैसे ही ऑल ऑफ द वोटर्स हैव नॉट वोटेड इन इलेक्शन। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सभी वोटर्स ने इलेक्शन में वोट नहीं किया है, कुछ एक ने किया है, कुछ एक ने नहीं किया है। लेकिन ये सेंटेंस बता रहा है कि किसी ने भी नहीं किया। ऑल ऑफ द वोटर्स हैव नॉट वोटेड इन द इलेक्शन। अब ये सेंटेंस गलत है, ऑल ने नहीं किया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ एक ने नहीं किया। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे लिख दें उठा के नोट को ऐसे, इस तरीके से, और इसका मतलब ये हो जाएगा सब ने नहीं किया है, कुछ एक ने तो किया है। नॉट ऑल ऑफ द वोटर्स हैव वोटेड इन द इलेक्शन। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो, तो ये आज के क्विज में यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुकना। यहाँ भी वही हुआ है, नॉट ऑल ऑफ दीज आर एक्यूरेट। सबकी सब एक्यूरेट नहीं होती लेकिन कुछ एक होती हैं। कह रहा है इन रिसेंट ईयर्स इम्प्रूवमेंट्स इन अर्ली वार्निंग्स फॉर इनकमिंग साइक्लोन्स हैव हेल्प्ड स्टेट एजेंसीज इवैक्यूएट एंड रिहेबिलिटेट द मोस्ट वल्नरेबल। कह रहा है पिछले कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम में, और किसके लिए? आने वाले साइक्लोन्स के लिए, तूफानों या चक्रवातों के लिए। कह रहे इन इम्प्रूवमेंट्स ने मदद किया है स्टेट एजेंसीज़ को, सरकारी एजेंसीज़ को, राज्यों की, कि वो इवैक्यूएट करें, एक तो खाली करवाएं, रेस्क्यू करवाएं, और दूसरा रिहेबिलिटेट करें, दूसरी जगह बसाएं। और किनको? द मोस्ट वल्नरेबल, ऐसे लोगों को जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो इन अर्ली वार्निंग से गरीब लोग जो हैं, छोटे मोटे ऐसे लोग जो अपने हिसाब से बस भी नहीं सकते कहीं और जा कर के, अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से सरकार को बड़ी हेल्प मिलती है इन लोगों को कहीं और बसाने के अंदर। कह रहा है बट सच सक्सेस हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व फॉर फ्लड्स। कह रहा है लेकिन ऐसी कामयाबी ऑब्जर्व नहीं की गई है बाढ़ के लिए। तो साइक्लोन का तो हमें पता लग जाता है, लेकिन बाढ़ का कभी भी मौसम विभाग अर्ली वार्निंग नहीं दे पाता है।
आ रही ना बात समझ में? इम्प्रूवमेंट्स की वर्ब है हैव हेल्प्ड, सक्सेस की वर्ब है हैज़ नॉट बिन ऑब्जर्व्ड। पैसिव वॉइस लगा हुआ है यहाँ पे। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी जगह से खाली करवाना, लोगों को रेस्क्यू करना। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है फिर से हेबिलिटेट करना, फिर से कहीं पे बसाना। कह रहा है वाइल द इनहेरेंट रिस्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हिल्स एंड अनस्टेबल टेरेन विल इज़ वेल अंडरस्टूड। कह रहे जहाँ पे जो रिस्क है, और कैसा रिस्क? अंदर बसा हुआ, इनहेरेंट, इनसेपरेबल। कह रहे जो जोखिम जो है ना, रिस्क जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और कहाँ पे? हिल के अंदर, मतलब पहाड़ों के अंदर, और अनस्टेबल टेरेंस में, ऐसे ज़मीन के टुकड़ों में, टेरेंस में जो अनस्टेबल हैं, जो ज़्यादा संतुलित नहीं है। कह रहे जो रिस्क है ना, ये वेल अंडरस्टूड है, इसको हम सब अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे सड़कें बनेंगी तो लोगों को तबाही आ सकती है आने वाले टाइम में। कह रहा वहीं पे दीज आर ऑफन अलाइडेड बाय अथॉरिटीज़ इन द नेम ऑफ बैलेंसिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। कह रहे वहीं पे ये सब चीज़ें ऑफन अलाइड होती हैं, इनको अक्सर प्रिक्लूड कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है इस सारे रिस्क को। और किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, अथॉरिटीज़, प्रशासन के द्वारा। और किस नाम पर? इन द नेम ऑफ, इस नाम पर, जो नाम है बैलेंस करने का, डिमांड्स को, मांगों को, वहाँ के लोगों की, और डिमांड है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की और सर्विसेज की। आगे बात समझ में? तो ये सरकार बोलती है कि यहाँ के लोगों को सर्विस चाहिए, सड़कें चाहिए, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिस्क होता है ना, इसको अक्सर अलाइड करके या प्रिक्लूड करके, खारिज करके ही सारा काम किया जाता है। रिस्क की वर्ब है इज़ वेल अंडरस्टूड, इज अंडरस्टूड पैसिव वॉइस में। दीज की वर्ब है आर ऑफन अलाइड, अलाइड करना, प्रिक्लूड करना, रूल आउट करना, खारिज करना। इन द नेम ऑफ होता है इस नाम पर। ये सारा काम किस नाम पे हो रहा है? दिस ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ दैट, है ना, इस नाम पर। जो हिंदी में बोलते हैं ना इस नाम पर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन द नेम ऑफ। चलो, इनहेरेंट का मतलब होता है अंदर बसा हुआ, इनसेपरेबल, इसको इंटीग्रल भी बोलते हैं। कह रहा है द इंक्रीज रिस्क एट कॉस्ट to such projects and infrastructure should be factored in when they are tendered out by the government। कह रहा है बढ़ा हुआ जो रिस्क है और जो कीमत है, कह रहा है और किसकी? ऐसे प्रोजेक्ट्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। कह रहा है इनको फैक्टर इन किया जाना चाहिए। तो कोई भी सड़क बनाने का, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हो रहा है, उसमें ये भी लिखा जाए कि इस सड़क से आने वाले 5 सालों में 50 लोगों की मौत भी होगी, है ना, क्योंकि सड़क की वजह से बाढ़ आएगी इस एरिया में। तो ये कॉस्ट को भी फैक्टर इन किया जाना ज़रूरी है। और कब? जब ये प्रोजेक्ट टेंडर आउट होते हैं, जब इन प्रोजेक्ट का टेंडर निकाला जाता है सरकार के द्वारा। आगे बात समझ में? इस सड़क के बनने से इतना जो है, इतने आसपास के घरों को नुकसान होगा, तो ये कॉस्ट भी जो है उस टेंडर के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। करेंट साइंटिफिक एडवाइस रिगार्डिंग डेवलपमेंट ought टू बी स्ट्रिक्टली adhered टू। और जो साइंटिफिक एडवाइस है, वैज्ञानिक सलाह है डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसको ought टू का मतलब है शुड, इसको स्ट्रिक्टली adhere टू किया जाना चाहिए। शुड बी स्ट्रिक्टली adhere टू या ought टू बी स्ट्रिक्टली adhere टू, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। adhere टू का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़े रहना, किसी चीज़ को फॉलो करना। adhere टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। साइंटिफिक एडवाइस के हिसाब से ही प्रोजेक्ट जो है चलने चाहिए। चलो, रिस्क एंड कॉस्ट की वर्ब है शुड बी फैक्टर्ड इन, दे की वर्ब है आर टेंडर्ड आउट, साइंटिफिक एडवाइस की वर्ब है ought टू बी स्ट्रिक्टली adhere टू। चलो जी, आ जाओ क्विज़ पे। सिंपल सा आर्टिकल था। फर्स्ट में आपसे एक एरर पूछी है, एरर ढूंढ लेना, कहीं यहाँ पे आसपास आपको एरर दिखेगी। सेकंड में आपसे पूछा है जो ऐसी चीज़ जो अच्छा बोर्ड वेल करे। देखो ये कॉन्सेप्ट में करवाना भूल गया, शगुन और अपशगुन को क्या बोलते हैं? बोर्ड वेल करना मतलब शगुन, बोर्ड बैड करना मतलब अपशगुन। तो ये कई बार वैसे करवा चुका हूँ। तो 2 वर्ड्स हैं शगुन और अपशगुन। तो आपसे पूछा शगुन का सिनोनिम क्या है, तो 1 वर्ड निकाल लो। कई बार करवा चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको आता होगा। नहीं आता है तो कमेंट्स में मैंने डाल दिया है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। सही आंसर आएगा इसका, देख लेना कहाँ से। थर्ड वाले को सेंटेंस को इम्प्रूव करना है तो वो ऑल नॉट वाला वो कॉन्सेप्ट देख लेना और उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। चौथे वाले में आपसे पूछा है परसिपिटेशन का क्या मीनिंग होता है। तो शुरू में एक एडवांस वर्ड करवाया था आपको मैंने, परसिपिटेशन, इसका एक आपसे सिनोनिम पूछा गया है। 5 पूछा है वेगेरियस का क्या मीनिंग होता है। ऐसी चीज़ जो वेगेरियस हो उसका कौन सा एंटोनिम होगा, ठीक है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम आपसे पूछा है। तो चलिए 5 के जवाब रखें, मतलब आंसर रखें कमेंट सेक्शन में। जाओ इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। हिली एरियाज़ में डेवलपमेंट को लेकर के आपकी क्या राय है, इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें 2 से 3 सेंटेंसेज में अपनी ओपिनियन को। लिखोगे तो लिखने से आपकी राइटिंग हैबिट अच्छी होगी। मुलाकात होगी कल।
कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की तो वक्त रहते कोर्सेज को बाय करके एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन किया करो। लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम से 4-6 महीने पहले अपने आप को प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।